बिल्कुल। चलिए बात सुनो, बात सुनो। कि पीडीपी की मेयर ठीक नहीं है जम्मू कश्मीर। हमारी आप देखें सर, आप देखें, लेट मी सी, आप देखें, आप पहली बात, आप बैठो ना, बैठे मेहरबानी कर। लेट मी स्पीक। पहली बात ये कि जो सेंट्रल शेयर है, दिस इज नॉट अबाउट जम्मू एंड कश्मीर ओनली, इट गोज टू एवरी स्टेट, एवरी यूनियन टेरिटरी। सो इसमें अगर आप बंद करवाना चाहते हैं जाके बंद करवा दें, और उसमें भी मैं बात करूंगा, जरूर सुननी पड़ेगी आपको। दूसरा हो गया, ये कह रहे थे सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, आपने कहा एक जर्नलिस्ट, इनका एक जर्नलिस्ट है, वो ब्लैक बोर्ड लेके, इनका एक जर्नलिस्ट है, वो ब्लैक बोर्ड लेके एक्सप्लेन कर रहा था कि ये हुकूमत जो है ये बस कुछ नहीं है। हाँ, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम का शेयर 12% है सर टोटल। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड जो स्कीम्स है वो 12% है, और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम भी क्या है, इसमें सेंट्रल शेयर जो डायरेक्ट सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स है वो भी। भाई आपको क्यों तकलीफ हो रही है? प्लीज सिट डाउन, प्लीज लेट मी स्पीक। मैंने कभी आज तक आपको इंटरप्ट किया है? मैंने जिंदगी में कभी आपको इंटरप्ट नहीं किया। तो यू विल करेक्ट मी, आप करेक्ट करना, आप करेक्ट कर देना। उसके बाद फुल्ली फंडेड स्कीम्स, हमारी अपनी जो टैक्स कलेक्शन है वो 18% है, और बारोइंग हमारी 15% है। अब आप सुने, Gupta साहब, you are not the only educated person here. We are more educated and qualified than you. आप भी तकरीर करेंगे, आप भी तकरीर करेंगे। मैं कहता आपको भी तकरीर करेंगे, उसको फिर बताइए क्या बोलते हैं। बैठे बैठे, फिर आपको भी ये बोलने नहीं दे देंगे। बैठो ना, जब ये तकरीर करेंगे उसके बाद आप करो, कोई एतराज नहीं है। थैंक यू सर। हाँ, चलिए चलिए चलिए, बेग ये साहब देखो, प्लीज सिट डाउन। चलिए। अब सर, जो ये सेंट्रल, ये जो टोटल सेंट्रल डायरेक्ट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं वो सारे मुल्क में है, और 12% वो यहाँ भी है, जिसमें PMGSY आ गया, CRF आ गया, या हार्टिकल्चर एग्रीकल्चर सेक्टर में जो वो डायरेक्ट 2-2 हज़ार रुपया या क्या देते हैं, ये वो स्कीम्स हैं, और ये भी यहाँ ही नहीं है, सारे मुल्क में है। अब जिस तरीके से अपोजिशन वाले ये बात इस्तेमाल कर रहे हैं कि ये सारे का सारा जो है सेंट्रल फंडेड है, आप फर्ज करें एक लम्हे के लिए ये मान लेते हैं कि हमें जो भी पैसा मिलता है वो मुल्क की वजह से मिलता है, और मुल्क से सारा पैसा आता है। एक फर्ज करें ये, अगर ये आता भी है, क्या जम्मू और कश्मीर हिंदुस्तान नहीं है? ये पहला सवाल है। जम्मू और कश्मीर के हवाले से सबसे ज्यादा जिम्मेदारी जिन रियासतों के हवाले से, ये यूनियन टेरिटरीज के हवाले से मरकज की हुकूमत की है, उसमें सरफहरिस्त जम्मू कश्मीर आता है। क्यों? बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रेटेजिक लोकेशन। एक बॉर्डरिंग स्टेट, एक तरफ आपको चाइना है, दूसरी तरफ आपको पाकिस्तान है। पाकिस्तान हमारे उस कश्मीर में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है, चाइना हमारे इस साइड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है। उनको कोई ताना नहीं देता, उनको वहां के जमातों के लोग ताना नहीं देते कि ये आपको पर कोई एहसान कर रहा है। इस पर मैं आपको एक मिसाल देता हूं। सर, आपको मालूम है सिंगापुर और मलेशिया ये इकट्ठे हुआ करते थे, और जो मलेशिया है वहां एक सोच बन गई कि ये सिंगापुर हम पर बोझ है, इनका पानी भी अपना नहीं, हमारी इकोनॉमी को ड्रेन करते हैं। और कुछ सियासतदान वहां ऐसे उठ गए जो हर बात पर सिंगापुर वालों को ताना दें, आप बोझ हैं, बोझ हैं, बोझ हैं। और इसके साथ एलिनेशन बढ़ते बढ़ते फाइनली यह हुआ कि उन्होंने सिंगापुर को अलग कर दिया। और सिंगापुर ने क्या किया? उन्होंने ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में अपनी सारी एनर्जी लगा दी। आज मलेशिया से सिंगापुर की इकोनॉमी बेहतर है। मैं यह कहना क्या चाहता हूं, मेरी बात सर दर्द है, एक बहुत सुने, मेरी अर्ज सुने आप, और उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूं सुने। जम्मू और कश्मीर में हमारी सारी इकोनॉमी का दारमदार है यहाँ की सियासी सूरत हाल पे, जिसके हम जिम्मेदार नहीं हैं। यहाँ के टूरिज्म पर,
जो इंतहाई अनप्रिडिक्टेबल, अनरिलायबल हालात, वही कि कहीं कुछ हो गया तो वो खत्म हो जाएगा। हार्टिकल्चर, एक अच्छी नेशनल हाईवे इस वक्त तक हमें मैसर नहीं है। 75 साल में हमारी कनेक्टिविटी यहाँ से सियालकोट से होती थी, सारी ट्रेन सियालकोट से आती थी, हाजीपीर से आती थी। हम यहाँ जब गए ये सारा बंद हो गया। अब आप जब यहाँ ये इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे तो एहसान तो नहीं करेंगे। अब हम क्या सोचते हैं, हमारी गवर्नमेंट का विजन क्या है वो आएगा, ये मैं सारा कुछ नहीं बात कर सकता। हम ये सोचते थे कि हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट करेंगे। जम्मू कश्मीर में ऐसे लोग, ऐसे नौजवान हैं कि अगर इनको हम ट्रेन करें, इनको हम एजुकेट करें, हमारे एजुकेशन सिस्टम में इस तरह के स्ट्रक्चर को बिल्ड करें जिसकी वजह से यहाँ के नौजवान मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में जाएं। कोई बम्बे में जाए, कोई कलकत्ता जाए, कोई आसाम जाए, कोई कहीं जाए, लेकिन करें क्या? मुझे बताएं, जब मेजॉरिटी कम्युनिटी के अंदर या एक गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस के अंदर इतनी रेडिकलाइजेशन हो जाए कि जहां पर आप जाएं एक शाल बेचने वाला, मजदूरी मुशक्कत करने वाला, जब उसको उसके मजहब की वजह से या उसका कश्मीरी होने की वजह से पनिश किया जाए। मुझे यह बताएं कि हमारी इकोनॉमी किस तरह से उस सतह पे जाके ग्रो करेगी जहां अपने मुल्क के अंदर जो इंस्टीट्यूशन हैं उनमें हमारे कश्मीरी स्टूडेंट्स को ताज्जुब की नजर से देखा जाए। आप इससे अंदाजा लगाएं कि जो ये मेडिकल कॉलेज का जो इशू हुआ, इसमें आप देखें, इसमें मजहब को तलाश किया गया। इसमें ये इस लेवल पर गए कि इसको डी रिकॉग्नाइज कर दिया जाए। ये कश्ती ही जला देंगे, मगर इसमें हम मुसलमान को नहीं चढ़ने देंगे। हम भी इसी किनारे पे सारी उम्र गुजार देंगे, पार हम भी नहीं जाएंगे, पार चूंकि मुसलमान भी इसमें बैठेगा, इसको नहीं जाने देंगे। जब इतना गुस्सा, इतनी नफरत आपके इंस्टीट्यूशन से रिफ्लेक्ट होगी, सबसे बड़ी सियासी जमात के अंदर ऐसे अफराद होंगे जो इसको रिफ्लेक्ट करेंगे, और जो इंस्टीट्यूशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है पार्लियामेंट की, और जो इंस्टीट्यूशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है जुडिशरी की, जब वो भी तलाश करेंगे मजहब को हिंदू और मुसलमान के नाम पर, तो टू नेशंस थ्योरी, मरी हुई थ्योरी को जिंदा कौन कर रहा है? ये कि मैं इनसे गुजारिश करता हूं कि एक ही तरीका है इस सफर को आगे जारी रखने का। जो तू समझे तो आजादी है पोशीदा मोहब्बत में, गुलामी है असीर इम्तियाज़ो मावतू रहना। एक ही तरीका है कि यह मुल्क आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा, वो ये है कि आप माजी को भूल जाएं। आपको मैं बताता हूं सर, इनको भी मालूम होना चाहिए, हिंदुस्तान के जो बड़े जबरदस्त लोग हुए हैं उसमें अशोका द ग्रेट एक थे। अशोका ने हुकूमत जब हासिल की, अपने भाइयों को एग्जीक्यूट किया, 100 भाइयों को उसने कत्ल किया, फिर जाकर उसको हुकूमत मिली। औरंगजेब साहब ने अपने भाई को एग्जीक्यूट किया, दारा शिकवा को, अपने बाप को जेल में रखा इक्तिदार की खातिर। जब कोई इक्तिदार में होता है उसका कोई मजहब नहीं होता सिवाय इक्तिदार के। जो हिंदुस्तान में हमलावर आए, मैं उनमें से किसी को भी मुसलमान तस्वुर नहीं करता। यहां आए, अगर उन्होंने ज्यादतियां की हैं, अल्लाह उनकी पकड़ करेगा, अल्लाह उनको जलील कर देगा, उस दुनिया में रुसवा करेगा जिन्होंने मजहब के नाम पर यहां आके लोगों के साथ जुल्म किया। लेकिन जब आप ये कहेंगे कि तारीख को हमने दोहराना है, जो किसी दौर में किसी मुसलमान से गलती हुई, हुक्मरान से, हमने उसका बदला आज के मुसलमान से लेना है, तो मुझे यह बताएं, उसके बाद हम आपके बारे में क्या राय कायम करें? रहा इस इंस्टीट्यूशन का सवाल, इसमें बात करनी होगी कि या नहीं करनी होगी। मुझ ऐसे लोग आते हैं, जाते हैं, आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन जिस तरह आप इस हाउस को ट्रीट कर रहे हो, जिस तरह आप जम्मू कश्मीर को ट्रीट कर रहे हो, जिस तरह आप यहां से वहां जाकर गलत बयानी से काम लेते हो, यह आपके शाह निशान नहीं है। 2 मिसालें मैं दे दूंगा सर। एक मिसाल, मेरे इनके साथ बड़े करीबी तल्लुकात हैं, वो सामने बैठे लीडर ऑफ द अपोजिशन। इन्होंने अपनी तकरीर में लास्ट टाइम कहा कि मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि आपने हिंदुस्तान के आईन के तहत हलफ उठाया। यहां से शोर उठा, भाई हम आज तक फार्म भरते हैं, हिंदुस्तान के आईन हमारा मुल्क है, उसके आईन का हलफ नहीं उठाएंगे तो किसका उठाएंगे?
और जो बेईमानी करके उसका हलफ उठाएगा, अल्लाह ताला उसको समझेगा खुदा के नाम पे हलफ लेता हूं। खुदा को कोई बेवकूफ नौजुबिल्ला नहीं बना सकता। मैं खुदा को ना उस अल्लाह की कसम में खा के कहता हूं, आई एम एन इंडियन बाय बर्थ एंड बाय कन्विक्शन। ये सवाल पैदा नहीं होता कि देख इस मुल्क के साथ मैं वफा ना करूं। ये उठे, शोर उठ गया। इन्होंने कहा मैंने जो ही मुल्क के आइन की बात की, आप लोगों को मर्ची क्यों लगी? और फिर क्या हुआ, बाहर जाकर सर तरफ ये फैला कि जो एमएलए हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, इन्होंने हिंदुस्तान के आइन के नाम पे शोर मचाया। जनाब आपने मिसलीड किया, वक्ती तौर आपको इसका फायदा हुआ होगा, वक्ती तौर आपने कन्वे कर दिया होम मिनिस्टर साहब को, जनाब मैंने बात की थी मगर मुइतशनुम सुधरा, अभी ये सुधर नहीं रहे, है ना। वहां दूसरी बात मैं आपको बताता हूं, मेरे छोटे भाई हैं वहीद बरा साहब। देखिए मैं इनको एक और बात भी आज यहां बताऊंगा और उसी के साथ तकरीर खत्म करूंगा। जिस वक्त इन्होंने रेवेन्यू पे अपनी बिल लाई, रेवेन्यू पे जब इन्होंने अपनी बिल लाई थी, याद है ना आपको, जब ये खड़े हो गए रेवेन्यू बिल पे और इन्होंने कहा मैं प्रेस करता हूं वोटिंग के लिए और वीडियो निकालें, फयाज साहब कहां थे? He abstained. No sir, you are outside. वहीद बरा से पूछ लेना, ये जो थे ये यहाँ नहीं थे, आप वीडियो निकाल लेना, अगर होंगे तो मैं माफी मांगूंगा, पर ये नहीं थे, इनमें से कोई यहाँ नहीं था, वहीद बरा साहब अकेले थे यहाँ। अगर ये थे भी, ये शासा छप करी दिशा का एफर्ट करी का इस नाराज करूं, इसको आपको पता है इसकी अपनी मजबूरियां हैं, मेरी तरफ। सुने, हो गया। मेरे कहने का मतलब ये है कि हम लोग मिल के अगर आगे चलेंगे, इस हाउस का तकद्दुस बहाल होगा, यह हाउस इंपावर होगा, तो इसके जरिए से जम्मू और कश्मीर जो है ये तरक्की के रास्ते पे आके गमजन होगा। बाकी रहा बजट, सिंपल वर्ड्स में सिर्फ ये होता है कि हमारी आमदनी कितनी है और इस आमदनी को खर्च कैसे करना है। इसमें उमर अब्दुल्ला साहब ने क्या किया है, ये 1 मिनट में मैं कंक्लूड करता हूं। 1 मिनट देखें सर, फाइनेंशियल सपोर्ट, चलिए फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर AA फैमिलीज फॉर 6 फ्री LGP सिलेंडर्स पर ईयर, ये कमिटमेंट थी, पूरी हो गई। डेवलपमेंट ऑफ 2 इमरजेंसी एंड ट्रॉमा हॉस्पिटल्स एट उड़ी एंड पुंछ, बहुत बड़ी कारनामा है। प्रोवाइडिंग फ्री बस सर्विसेज फॉर डिफरेंटली एबल्ड पैसेंजर्स इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बहुत बड़ा कारनामा है। फाइनेंशियल रीइंबर्समेंट ऑफ फी फॉर AAY फैमिली स्टूडेंट्स इन क्लास 9 to 12, बहुत बड़ा कारनामा है। DBT फाइनेंशियल रीइंबर्समेंट ऑफ फ्री AAY फैमिली स्टूडेंट्स इन कॉलेजेस, यह बहुत बड़ा कारनामा है। स्पॉन्सरशिप टू 6,000 ऑर्फन्स अंडर नॉन इंस्टीट्यूशनल केयर, यह बहुत बड़ा कारनामा है। लेकिन एक और चीज है जो बहुत बड़ा कारनामा है, जिस पर मैं उमर साहब को मुबारकबाद दूंगा, जो जम्मू कश्मीर में स्पेशल चिल्ड्रन हैं, डिसेबल्ड, जिनकी कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, उस सिलसिले में आपने बारामूला में और स्पेशली एबल्ड जो चिल्ड्रन हैं उनके लिए आपने एक अच्छी शुरुआत की है। ये बच्चे जो हैं इनके लिए आपने शुरू किया है बारामूला और अनंतनाग से। मुझे उम्मीद है कि ये हर डिस्ट्रिक्ट में होगा और फिर कोशिश ये करनी है कि इस तरह के बच्चों को जो एक हमारी इखलाकी जिम्मेदारी है उनके हवाले से वो ये पूरा करेंगे। बाकी रहा बजट के फिगर्स पे बात करने वाले, आपने आगे मौका दिया तो आगे बातें होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। जरा 1 मिनट तशरीफ रखिए। देवयानी राणा जी, उनको बोलने दो। लगभग 1 घंटा दिया। चलो ये करेंगे मगर ठीक है, हमारी तरफ भी ध्यान रखिए। विनम्र निवेदन, आप 1 घंटा बोलिए, अगर ये आपको इजाजत दे देंगे मुझे कोई एतराज नहीं, अगर पार्टी इजाजत दे देगी, इनको पार्टी ने टाइम देगी, कोई बात नहीं। हाँ देवयानी राणा जी, इनकी हौसला अफजाई कीजिए। Thank you, Honorable Speaker Saab. I rise today with a heart that is both heavy and hopeful. This is my maiden address in this august house, and today I speak
as a representative of the proud people of the Nagrota constituency. I begin by paying my most reverential homage to my father and legislator par excellence, Shri Devinder Singh Rana Sahab, a leader who was elected with the highest margin in this assembly in 2024. A man whose bond with the people was not transactional but transcendent, and whose life was cut cruelly short soon after the mandate was bestowed upon him. His absence is deeply personal to me and to the people of the Nagrota constituency. But his ideals, his unwavering commitment to public service continue to guide my every step. I stand here today not merely to occupy this seat, but to honor a legacy and to serve my Nagrota constituency, my Nagrota family, with the same sincerity and resolve as Rana Sahab would have. At the outset, let me also place on record my appreciation for the Honorable Union Finance Minister, Srimati Nirmala Sitharaman ji, for the allocation made to the Union Territory of Jammu and Kashmir, an outlay of rupees 43,290 crores for the year 26-27, an increase of nearly 2,000 crores over the current financial year. I now turn to the Government of Jammu and Kashmir's budget for 26-27. And Honorable Speaker Sahab, I assure you now I'll only speak on the budget. I guide your attention towards the Disaster Management, Relief and Rehabilitation Department. The capital expenditure budget estimate for 25-26 stood at 719 crores. The revised estimate for 25-26 was slashed to 448 crores, a startling steep reduction of 271 crores. Subsequently, in the budget estimate for 26-27, the allocation further declines to rupees 350.76 crores, which is almost half of what was estimated in the budget last year. पिछले साल के बजट एस्टिमेट से आधे पैसे हम डाल रहे हैं आने वाले बजट साल के डिजास्टर मैनेजमेंट बजट एस्टिमेट में. This contraction comes in a year marked by unprecedented and incessant rainfall that devastated rural areas, especially in the Nagrota constituency. अगर सिर्फ नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक 3 साल की बच्ची माही श्वा पंचायत से पस्सी की चपेट में आने के कारण उनका स्वर्गवास हुआ. हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में 28 साल के शमशेर अली जी, उनका स्वर्गवास पानी में बह जाने की वजह से हुआ. आप दिल पर हाथ रखकर कहिए, आपको जब सांस ना आए, आप जब मिट्टी के नीचे दब जाएं, पानी जब आपके फेफड़ों में आ जाए तो कितनी तकलीफ होती होगी. And these names are not just from the Nagrota constituency. These names represent the lives lost in the devastation that spanned the Jammu division. J&K is an earthquake-prone, landslide-prone, flood-prone, and fire-prone union territory. We know this. This is an established fact. We have lived through these realities. Preparedness is a moral imperative, so we must invest more and invest decisively in resilient infrastructure, structural upgrades, restoration of damaged public assets, early warning systems, flood management, drainage networks, and the philosophy of build back and build better. Honorable Speaker, sir, another issue that demands your kind attention is equity and transparency in resource distribution. हमें पता है कि जब जम्मू में बाढ़ वाली परिस्थितियां हुई, लोगों की जानें गई, हमारे पुल टूट गए, हमारी सड़कें नहीं बची, हमारे घर नष्ट हो गए, हमारे बच्चे घर में अटके रहे, बच्चे हमारे कॉलेजेस में अटके रहे, लोगों के लिए बोट्स भेजी गई, हेलीकॉप्टर भेजे गए, तो सेब के ट्रक जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे NH44 पर भी अटके थे और उस अटकने की वजह से हमारे व्यापारियों का नुकसान भी हुआ. हम नहीं कह रहे कि आप सेब की पेटियों का दाम ना गिने, पर हम कह रहे हैं कि एक घर की कीमत आप सेब के दाम पे मत गिनिए. हम कह रहे हैं कि जो जमीन खिसकी थी और आज भी खिसक रही है, उसका दाम आप सेब की पेटियों में मत गिने. हम कह रहे हैं
जम्मू कश्मीर के जम्मू डिवीजन में जो जाने गई हैं, उनका दाम आप सेब की पेटियों में ना गिने. We must acknowledge that the principles of equity must be applied, especially in areas that have faced most loss and that need to be equitably rebuilt to safeguard from any future disaster. I now turn to education, the great equalizer and the bedrock of any progressive society. Under education capital expenditure, the revised estimate for 25-26 was 1,163.72 crores. Yet, for 26-27, the budget estimate has been reduced to 969.97 crores. This is an admission by numbers alone that we intend to spend 193.75 crores less on education than we are set to in this fiscal year. आप बताइए, अगर तकरीबन 193 करोड़ कम लगाया जाएगा शिक्षा पर, स्कूल बंद किए जाएंगे या दूर कहीं कंबाइन किए जाएंगे, तो गरीब घर का बच्चा उसका उत्थान कैसे होगा? Under education revenue expenditure, the revised estimate for 25-26 was 12,094.3 crores, while the budget estimate for 26-27 is 12,018.75 crores, reflecting a reduction of 75 crores. Given this fiscal fact, are we adequately prepared to fill vacancies across the education sector through fresh recruitments of teachers and lecturers? It also raises serious doubts about the consideration of recruitment of sanitation workers and guards in schools, and even the willingness to enhance J&K's share in the salaries of cooks and ayahs serving at these schools. जब आप शिक्षा का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर घटाएंगे, तो वेकेंट पोस्ट को कैसे फिल करेंगे? Here, Honorable Speaker Sahab, I would like to thank the teachers who serve in these schools, who often, out of their own pocket, out of their meager salaries, pay to have these bathrooms cleaned, pay sanitation workers, pay for the maintenance of these schools. They try to do their best. They paint these walls, but the government needs to step in and provide them more support. Honorable Speaker, sir, the situation in the power department is deeply concerning. Under the power development capital expenditure, 2,021.37 crores were allocated in the budget estimates 25-26. They were subsequently revised upward to 2,500 crores. Yet, the budget estimate for 26-27 drops sharply to 1,717.71 crores, a reduction of a staggering 782.3 crores for the upcoming fiscal year. 782 करोड़ की घटौती बिजली कैपिटल एक्सपेंडिचर में यह दर्शाता है कि जिस समय हमारी वोल्टेज अनस्टेबल है, ट्रांसफार्मर्स जल्दी सड़ जाते हैं, रिप्लेसमेंट्स में कई दिन और कई हफ्ते लगते हैं, लंबी बिजली कटती है और नए सब स्टेशंस जैसे कि हमारा सुरिनसर सब स्टेशन बनाने और चलाने की जरूरत है, वहां हमने और कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के बजाय उसे घटाया है. Under power development revenue expenditure, the revised estimate for 25-26 stands at 10,843.5 crores, while the budget estimate for 26-27 is 10,826.12 crores, a reduction of 17.39 crores. It likely signifies that hiring of additional linemen and frontline maintenance staff for the smooth functioning of the Power Development Department might not be adequately factored into planning, which is the dire need of the hour. काफी 11 kV feeders बिना lineman staff के हैं. जो lineman staff है भी वो काफी सारे feeders को पर काम करते हैं और पैसे देने के बजाय हमने PDD revenue expenditure कम कर दिया है. हमें और lineman कहां से recruit करेंगे? जो आज लाइनमैन वहां काम कर रहे हैं वो ओवरबर्डन्ड हैं, और जब एक ओवरबर्डन्ड परिस्थिति में प्रेशर में वो काम करते हैं तो आप भी बताइए गलती की गुंजाइश कितनी हो सकती है. वी ओwe it to our linemen to ensure that they are adequately supported by adequate staff in the department so that our frontline workers are adequately not being pressurized to cater to feeders that are beyond the scope of their work. Another fundamental concern, Honorable Speaker Sahab, is the implementation on the ground, which is implementation of these policies which are completely divorced from the ground realities. I and all of us here
welcomed the initiative of free bus travel for persons with disabilities in this budget. But are our buses adequately equipped with ramps and access mechanisms? And when there have been documented cases of buses failing to stop, even for women standing by, what deterrent exists to ensure compliance for both women, as stated in the previous budget, and persons with disabilities, as stated in this budget? Agar bus rukegi hi nahi, to yatri us pe chadega kaise? While transport budget estimates, both capital and revenue remain largely similar between 25-26 and 26-27, do they account for pertinent unresolved issues of increasing last mile connectivity and route expansion? In the Nagrota constituency alone, people are demanding bus route extensions and bus stops in heavy footfall markets. If we go further into detail, across J&K, more such concerns are existing when it comes to this last mile connectivity. Honorable Speaker, sir, I submit that local feedback must be welcomed with the intent of institutionalization. Governance cannot be distant, and our people's advice and voices must never be an afterthought. We have the authority, the resources, and the responsibility to do better. Just repackaging central schemes is not enough. What are we doing, keeping the local landscape, challenges, and opportunities in mind? As the revered Holy Bhagavad Gita reminds us, Karmanev hi samsiddham asita janakadaya lok sangrahe me vyapi sampashyan kartu marhasi. True fulfillment lies in action, undertaken for the collective good. We do have the power to do better, and we must do it for our people. लोगों ने हमें उनकी सेवा के लिए चुना है, हमें उनकी सेवा के लिए यहाँ भेजा है, और हमें उनकी सेवा में हमेशा हाजिर रहना है. Thank you for the time, Honorable Speaker Sir. जय हिंद, जय भारत. निजामुद्दीन भट्ट साहब. Honorable Speaker Sir, बहुत गुस्सा हुआ यहाँ से भी. चलो अब ऐसा करते हैं, सितारे बांट लेते हैं, जरूरत के मुताबिक हम सहारे लेते हैं. सर, बजट कौन बनेगा करोड़पति? मेरा टाइम स्टार्ट होता है. आप सर, I start with a positive note. This budget is a humble presentation of practicable vision and honest management of and use of available fiscal space. Also, a candid admission of pitfalls. दोनों चीजें हैं. फैज अहमद फैज ने कहीं कहा था, शिशु का मसीहा कोई नहीं. लेकिन ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर ने जो कोशिश की है, उन्होंने इस शेर को उल्टा किया है. अपनी सोच, विजन और सिकल के मुताबिक वो तो कहते थे, क्यों नाहक टुकड़े चुन चुन कर दामन में छुपाए बैठे हो, शिशु का मसीहा कोई नहीं, क्या आस लगाए बैठे हो. लेकिन बजट को गहराई से देखो, हालात के तनाजुर में देखो, मुश्किलात के तनाजुर में देखो, जिसका अहाता यहां से भी हुआ. फिर बात आती है पूंजी पर ही. जो पूंजी है उसका ऑनरेबल मिनिस्टर ने बहुत ही मुनसिफाना मैनेजमेंट किया है. एंड दैट वे आई ट्रीट दिस बजट एज मोर और लेस बैलेंस्ड बजट. जुलाई वाला बजट का जो टोटल तखमीना है, वो क्योंकि इन्होंने आंकड़े दिए, यहां से तो कम ही आ गए. ये आंकड़ों का खेल है, और आंकड़ों में शफाफी बरतनी होती है. आप इनको उलटफेर नहीं कर सकते हो. कुल बजट तखमीना हमारा 11,00,000
3,767 करोड़ का है। आता कहां से है? इल्जाम तराशी की जरूरत ही नहीं है। आता है या लोकल रिसोर्स से, रेवेन्यू से, या आएगा सेंट्रल असिस्टेंस, या आएगा बारोइंग्स, या आएगा अनइन्वेस्टेड इकोनॉमिक ग्रोथ, या आएगा एसेट मोनेटाइजेशन से। ये पूरी दुनिया में जहां बजट पेश होता है इन्हीं आधार पे होता है। और होता क्या है बाद में, जब आपकी जो आपको अवेलेबल स्पेस है, आपका सिकल, आपका विजन कहां लगता है कि क्या आपने जो सेक्टर्स इसमें 3-4 होते हैं। पहला सेक्टर होता है लोगों की उम्मीद, वो ऑस्टेरिटी पे होती है और टैक्सेशन पे होती है। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने इतनी मुश्किलात के बावजूद ऑस्टेरिटी के जो मेजर्स लिए हैं, जिनका जिक्र हुआ, तलबा के लिए, अदर एबल्ड के लिए, गरीब वर्ग के लिए, सर्विस क्लास के लिए, सबों का इहाता किया गया है। सबों का, किसी को नहीं छोड़ा गया। जहां और जितनी भी लायबिलिटीज हैं, उन लायबिलिटीज को कम करने की कोशिश की गई है। अलादीन का चराग किसी के हाथ में नहीं, हम मान के चले। या वहां से इतनी जनरस सरकारें नहीं कि यूटी बनाने के बाद भी वो फराग दिली का सबूत दे दे। वी आर आउट ऑफ द स्कोप ऑफ फाइनेंस कमीशन। वी कैन नॉट प्लीड अवर केस। आप फाइनेंस मिनिस्टर रहे हो, कहां जाके बोले, किससे बोले? यू डोंट हैव एनी कॉन्स्टिट्यूशनल स्पेस टू क्लेम, ओनली टू हैव द शेयर आउट ऑफ द जनरसिटी ऑफ दोज हु आर एट द हेल्प। क्या दिया, क्या नहीं दिया, सेंट्रल स्कीम्स का इसमें बिल्कुल नहीं आता है। व्हेन यू प्लीड फॉर योर रिसोर्स बेस, और यू प्लीड फॉर लोन्स, बोरोइंग्स फ्रॉम यूनियन गवर्नमेंट जिनकी जिम्मेदारी होती है, या यू प्लीड फॉर योर शेयर, उसमें उनकी जनरसिटी पे ज्यादा होता है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल हक जो हमारा था फाइनेंस कमीशन में अपने केस प्लीड करने के, उसमें जो ओवरऑल एलोकेशंस होती हैं, ओवर एंड अबव सेंट्रल स्कीम्स, जिनकी एक रिवायत है, कंटिन्यूटी होती है, वो आज की स्कीम इमीडिएट स्कीम होती नहीं है। दैट कम्स फ्रॉम अ बैकग्राउंड। उन स्कीमों के अलावा फाइनेंस कमीशन के साथ मेरे रिश्ते को तोड़ते हुए मेरे आईनी हक को छीना गया। हाईकोर्ट से मुझे इतना अलावा दे दो, या लेखा जोखा मैं वहां करूं। उधर का तो हिसाब मांगते हैं, ये भी हिसाब देते हैं, लेकिन यहां का जो हिसाब लेना था वो कोई लेता नहीं। हमारे वाटर रिसोर्सेज में जो जम्मू कश्मीर स्टेट 70 साल से, या बाद में पोस्ट इंडस वाटर ट्रीटी चीखती चिल्लाती आई है हमारी सही सरकारें कि हमारी हिस्सेदारी कहां, हमारे रिसोर्सेज में, हमारी एनर्जी में। जो आप यहां से आप अपने सेंट्रल सेक्टर में जो भी बनाते हो सारा वापस लेते हो। आप हाईवे बनाओ तो करोड़ों का दिन का टोल हम वापस आपको देते हैं। सो एक दूसरे को ये, दिस इज विजडम ऑफ द स्टेट। इल्जाम तराशी की बात नहीं, दिस इज किटी ऑफ द पीपल, पब्लिक एक्सचेकर ऑफ एवरी इंडियन। उस पब्लिक एक्सचेकर में ध्यानदाराना तकसीम है क्या? खासतौर हमारे साथ, और उसमें स्पेशल सर्कमस्टेंसेस का प्रावधान है, वो चलाता रहा। वेदर भी हमें खराब, चीन पाकिस्तान भी हमारे ही पीछे, कुदरत भी नामेहरबान और बड़ी ताकतें भी नामेहरबान और डिसरप्टिव फोर्सेस भी नामेहरबान। उसके बावजूद जो मैनेजमेंट हम करते हैं, ऑस्टेरिटी के अलावा मैं ये कहूं जनाब, जो एलोकेशंस हम करते हैं, एप्रोप्रिएशन पे आएगा, मेरी बिटिया भी उस वक्त बात करेगी। एलोकेशन जो होती है वो आपको है रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के सेक्शन 41
और सेक्शन 42 के तहत। आप खुद देखोगे कि कितनी स्पेस फाइनेंस मिनिस्टर की स्क्वीज की गई है फॉर फाइनेंशियल पावर्स एंड एलोकेशंस। ही इज वर्किंग इन ए स्क्वीज्ड लीगल स्पेस फॉर प्रोवाइडिंग यू द रिलीफ। हाथ बंधे, हकीकत क्यों नहीं माने? मुझे कुछ नहीं, हम इनके थोड़ा नजदीक हैं। आज ये खाई थोड़ी बीच में, और उधर के करीब हो ही नहीं सकते, बीच में बहुत लोग हैं। तो बीच में खड़े होके हम जरा हकीकत बयान नहीं करें। जनाब, इस स्क्वीजिंग स्पेस में फाइनेंस मिनिस्टर ने जो प्रोडक्टिव सेक्टर्स पे एम्फेसिस दिया है, विच इज नेचुरल, बिकॉज यू हैव टू क्रिएट योर ओन बेस। 10 नगर कब तक रहेंगे? उसमें सबसे अच्छा कदम जो है वो क्रॉप इंश्योरेंस का है। 6,594.93 करोड़ स्पेयर किए। सोशल ट्राइबल वेलफेयर इसमें आता है। मैं कहता हूं, मैं व्हाई डू आई रेफर दिस? आई रेफर जो इस बिटिया ने मेंशन किया है, बाकी पता नहीं बाकी लोगों ने सुना कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेक्टर्स जो है, एलोकेशन और प्रायोरिटी उसी के आधार पर देखी जाएगी। हवा चले न चले, दिन पलटते रहते। तो मैं हैविंग सेड दिस, एक ऑनेस्ट स्टेटमेंट भी देना पड़ेगा कि वेयर आर द पिटफॉल्स, वेयर इज द नेग्लेक्ट एंड वेयर इज समवट विजन लेके, वो भी बात करनी है। वो ना करे तो लोगों के साथ बेइंसाफी होगी। इन दिस एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, which is mainly based on consolidated fund, which comes from either capital or from revenue resource or from borrowing, इस रिसोर्स बेस को बढ़ाने की जरूरत है। मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर से गुजारिश करूंगा, कहीं इस पे थ्रस्ट नहीं आया। मैं बार बार चिल्लाता आया हूं कि बिसात रिसोर्स कहां से बढ़ेगा? जो आपकी जमीन, आपके जंगलात, आपका पानी, जिसे आप कलेक्टिवली गिन लो सारा, फिजिकल पर्सनैलिटी कहते हैं, ज्योग्राफी, फिजिकल पर्सनैलिटी। मैं चिल्लाता आया हूं जनाब, आवर फिजिकल पर्सनैलिटी इज डिफेस्ड, इट्स ऑन डिक्लाइन, लैंड सुकड़ती जा रही है, पानी कम पड़ रहा है, हवा गंदा हो रहा है। क्या नहीं है जो कुदरत के साथ अब हेर फेर हो रही है? अगर इस बिसात को हम नहीं बचा पाए, ना आप एनर्जी दे सकते हो, ना प्रोडक्टिव सेक्टर बढ़ेगा, ना पानी साफ मिलेगा, ना हमें, ना जानवरों को। इरिगेशन कोल्स का देख लो। व्हाट आई मीन टू से इज दैट चीफ मिनिस्टर, while making appropriations, should give due consideration for protection of the physical personality. इसी तरह जनाब इसे प्रायोरिटाइज करके, सर आपका जो कमिटेड एक्सपेंडिचर है और कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो बढ़ रहा है। लायबिलिटीज, इंटरेस्ट, पेबैक्स है, सब्सिडीज है, फिस्कल डिफिसिट है। कहां से लाओ? कैसे आएगा? न बिसात बढ़ेगी, न वो मेहरबान रहेंगे, न लोग इंतजार करेंगे कि मुश्किलात का एक साथ मुकाबला करें। हर कोई ढूंढता है मेरा 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 मेरा, कोई नहीं कहता मेरा तेरा तो ठीक है, ये मिलके ही करना था। क्या रियासत बंटवारे में? जैसा किसी ने कहा कि हम हिंदुस्तानी हैं ही नहीं। क्या जो हमारी नेशनल पूंजी है, वी आर क्लेमिंग टू बिकम ए कंपीटिंग इकोनॉमिक पावर, ए कंपीटिंग मिलिट्री पावर, ए कंपीटिंग ह्यूमन रिसोर्स पावर। लेकिन जब बात करता है एक ऑर्डिनरी शहरी, दूर रह के हाथ फैलाकर बोलता है, उसको आप नकारोगे। मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि दे शुड बिकम, in making this state affluent,
in raising the resource base, in getting peace, in giving love to people, in creating kind of a synergy if not trust, ताकि मुल्क एक रहे और एक साथ आगे चले. They should become facilitators, then becoming, I don't say they are spoilers, we don't have to become spoilers. ये एक मुश्तरका सोच का मामला है, कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी का मामला है. लिहाजा मुझे उम्मीद है कि जब ये सारी चीजें करोगे तो मेरी बांडीपुर को याद करोगे. इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारा 70 साल में डिस्ट्रिक्ट रोड नहीं बना. मोबाइल इस्तेमाल नहीं हो सकता, हाउस में नहीं हो सकता. और उन्होंने ठीक कहा, अगर कोई इस्तेमाल करेगा तो जब्त करूंगा. सर सोपोर मांडीपुर रोड का सर्कुलर रोड नहीं बना. वुलर के फिशरमैन के लिए कोई सुविधा की बात नहीं. रिस्टोरेशन ऑफ लाइवलीहुड और रिलीफ टू देम. ट्राइबल नेग्लेक्ट बहुत ज्यादा है डिस्पाइट ट्राइबल वेलफेयर. पावर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे इन्होंने गिन लिया, रोज रोज के मसाइल. इसी तरह ये जो वीमेन कॉलेज की डिमांड की है या नर्सिंग कॉलेज की डिमांड की है या केवीक्यू को बढ़ावा देने की, वो इसलिए कि बांडीपुर इज द ओनली डिस्ट्रिक्ट जहां कोई बड़ा इदारा नहीं है. हमारा एक कॉलेज है, डिग्री कॉलेज, वो भी आधा. एक किस्म का एक सिलेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन है. लाइवलीहुड के लिए मैंने प्री बजट डिस्कशन में अर्जदाश्त की थी. वहां जंगलात हैं, सुकड़ रहे हैं, लेकिन अभी भी हैं. फार्मास्यूटिकल यूनिट बनाने की चीजें ताकि लाइवलीहुड भी हो और हर्बल वेल्थ भी इस्तेमाल होती. कैनिंग सेंटर का, प्रिजर्वेशन सेंटर का जावेद साहब से गुजारिश की थी. टूरिज्म डेस्टिनेशंस की बात की थी, कुछ बंद हैं वो खोल दें, वो भी, और नई भी देख ले. और प्रोडक्टिव सेक्टर में पुश. और टाउन नेग्लेक्ट, हमको ना अमृत मिला ना बाकी चीजें. 1 करोड़ 1 लाख रुपए चीफ मिनिस्टर साहब ने किसी एडिशनलिटी से दिया था, वो भी ऐसे ही पड़ा है अभी. तो मैं अब अपनी इस तकरीर को समेटते हुए अभी शेर से ही समेटूं. न किसी पे जख्म आया कोई, न किसी को फिक्र रफू की है, न करम है हम पे हबीब का, न निगाह हम पे उदू की है. उदू दुश्मन को बोलते हैं. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच. मुजफ्फर खान साहब. Thank you, Honorable Speaker, for allowing me to speak on the budget. Before I start speaking on the budget, there were hot exchange and acrimonious comments from both the side, Treasury and the other side. किसी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस का आइन में जिक्र ही नहीं है, और किसी ने कहा वो दफन हो गया है. शायद उनको याद नहीं, एक परिंदा है जिसको फोनेक्स भी कहते हैं, और वो मरता है, मरने के बाद उसकी एशेस से फिर जिंदा होगा. तो ये 370 वो फोनेक्स है, ये राख दबी है, और ये फिर जिंदा होगा, और रियासत भी वापस आएगी. और हमारी स्पेशल प्रोटेक्शन, आई एडमिट कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेशल स्टेटस था नहीं, और ना ही हम उसको स्पेशल स्टेटस मानते हैं. वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी थी, जो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी हमको हमारे आइन बनाने वालों ने, जिसको आइन साज असेंबली कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ इंडिया, जिसने हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया, उन्होंने हमको दिया था. और एक और, इन ऑर्डर टू सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट, लेट मी टेल यू, जिस तरह वो एब्रोगेट किया गया वो गैर आईनी है, और वो लोगों का हक है, क्योंकि ये जमानत कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने जम्मू कश्मीर की आवाम को दी थी, ये किसी एक पार्टी को नहीं दी थी. और 370 और 35A, जिस तरह हमारे एक साथी ने बिल्कुल बजा फरमाया,
370 और 35A ना किसी एक रीजन के लिए था, ना किसी एक जात के लिए था, ना किसी एक बरादरी के लिए था। अपने ही, वो शेर है अल्लामा इकबाल का, अपने ही मन में डूब के पाजा सुरागे जिंदगी, तू मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। वो तुम्हारे लिए भी तो था भाई, तुम्हारे बच्चों के लिए भी प्रोटेक्शन थी। वो आपकी जमीनों की भी प्रोटेक्शन थी उसमें 35A में। वो सिर्फ कोई कश्मीर वालों की नहीं थी, रजौरी पुंछ वालों की, जिस रीजन को आप पहचानते भी नहीं, उसकी भी नहीं खाली थी। वो चनाब वैली के लिए खाली नहीं था, वो पूरे जम्मू कश्मीर के लिए था। और 35A is a recognition of an order issued by the महाराजा। वो किसी कोई नेगोशिएशन से नहीं आया था। शायद आपने, अगर किसी ने तारीख पढ़ी होगी, 1925 में पहला आर्डर निकला। 1925 में एक आर्डर निकला, महाराजा ने एक आर्डर निकाला कि भाई जम्मू में, क्योंकि जम्मू में द बेस्ट बनास्पति ऑफ द वर्ल्ड वाज कल्टीवेटेड इन आरएसपुरा एंड एडजॉइनिंग एरिया, और वो एक्सपोर्ट होती थी उस वक्त, क्योंकि अंग्रेजों की हुकूमत थी हम पे, वलायत जाती थी वो। और लॉजिक ये था कि ये जो आरएसपुरा सियालकोट के साथ लिंक था, यहां की सारी जमीन लोगों ने खरीदना शुरू कर दी। महाराजा साहब ने 1925 में एक आर्डर किया था कि भाई कोई भी आदमी इस एरिया में जो स्टेट सब्जेक्ट नहीं, उस वक्त स्टेट सब्जेक्ट को रियासत बाशिंदा कहते थे, रियासत बाशिंदा नहीं होगा, बैरूनी जो है, बैरूनी मीन्स हमारा एक तो मुल्क था, कोई आदमी यहां जमीन नहीं खरीद सकता है। तो कुछ वकीलों के पास गए, उन्होंने कहा भाई सेल पे पाबंदी है, तो उन्होंने मार्टगेज करना शुरू कर दी। मार्टगेज पे सस्ते दामों पे 100 साल के लिए, 50 साल के लिए वो जमीनें मार्टगेज होना शुरू हो गई। Then in 1927 महाराजा imposed a blanket ban on alienation, जिसमें ना कोई सेल हो सकती है और ना ही कोई मार्टगेज हो सकती है। और उसी आर्डर में कहा कि गैर रियासत बाशिंदा जो होगा वो यहां नौकरी भी नहीं कर पाएगा। उसके पीछे भी एक लॉजिक था, और वो मूवमेंट जम्मू से उठी थी, जिस मूवमेंट के रिस्पांस में ये आर्डर आया। वही राइट जो था जम्मू कश्मीर की आवाम का, हमारी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने तस्लीम किया। और जब 1950 में आइन जो है वो वजूद में आया, तो उसमें आर्टिकल 370 रखा गया। लेकिन 370 में जमीन और नौकरियों की प्रोटेक्शन नहीं थी। बाद में 35A थ्रू अ प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन इंट्रोड्यूस किया गया। अब उसको, वो आपके लिए गैर जरूरी हो सकता है, आपके बच्चों को नौकरियों की जरूरत नहीं, मगर हमें जरूरत है। हम भी इसी जम्मू कश्मीर के हक हैं, हमें जरूरत है। आपको नहीं जरूरत होगी, आपके बच्चों को शायद वो प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है लैंड की, लेकिन याद रखना कल्हाड़ी आप पे ही गिरी है। हम तक पहुंचेगी हम तक भी, लेकिन पहली जो कल्हाड़ी गिरी वार हुआ है वो आप लोगों के हुआ, जम्मू में हुआ, सांबा में हुआ, कठुआ में हुआ। और आज भी बहुत सारे महकमा जात ऐसे हैं जिनमें बाहर के लोग कॉन्ट्रैक्चुअल यहां आए हैं, क्योंकि आपने रिक्वायरमेंट, और आप ही लोगों ने उस वक्त अश्योर किया था कि हम 370 को तो एब्रोगेट किया हमने, इसको गैर आईनी और गैर कानूनी तरीके से, लेकिन हम लोग जम्मू कश्मीर की आवाम को 2 प्रोटेक्शंस देंगे। एक तो जल्द से जल्द रियासत वापस करेंगे, एक इनकी नौकरियां और जमीनें इनकी हम प्रोटेक्ट करेंगे। मगर उसके बाद ये आपकी आने वाली नस्लें आपसे जरूर पूछेंगी, आप क्यों खामोश हैं? क्योंकि आपके मास्टर जो दिल्ली में बैठे हो नाराज हो जाएंगे कि भाई मुझे हक है, ये मैं अपना हक छोड़ सकता हूं, लेकिन मुझे ये हक नहीं है कि मैं अपनी आने वाली नस्ल का हक जो है उसको भी जामन रख दूं, उसको भी किसी के कदमों में जाके गिरा दूं। मेरा ये हक है कि मैं अपनी जमीन को छोड़ सकता हूं, लेकिन मुझे ये हक नहीं है कि मैं आने वाली नस्ल की, अपने बच्चों की जमीन को किसी के हवाले कर दूं। इसलिए मैं रिकॉर्ड स्टेट करने के लिए कि कुछ यहां अदर साइड से कुछ बेंचर्स ने कहा, कुछ ऑनरेबल एमएलएज ने, कि इस स्पेशल स्टेटस का कहीं जिक्र नहीं है।
और कोई ऐसा भी नहीं है कि ये सिर्फ जम्मू कश्मीर को कोई स्पेशल मुराद दी गई है। आप आर्टिकल 371 अगर पढ़ेंगे, मोर देन 16 स्टेट्स जो हैं दे एंजॉय मोर प्रिविलेजेस देन वी वर एंजॉयिंग अंडर आर्टिकल 370। वहां क्यों नहीं आपको अखंड भारत याद आता? वहां क्यों नहीं आपको एक संविधान, एक प्रधान, एक निशान याद नहीं आता? वहां आप भूल जाते हैं। आप अपने ही दुश्मन हैं, आप अपने ही दुश्मन हैं। अरे भाई बैठिए बैठिए, आपको दो संविधान आज डिमांड हो रहे हैं, अभी भी डिमांड हो रहा है। और दो संविधान, मेरी बात सुनिए आप, दो संविधान आज भी डिमांड हो रहा है और उस पर आप नेगोशिएट भी कर रहे हैं। नागाज मांग रहे हैं कि हमको संविधान अलग हमारा। और मेरी बात सुने आपका एक संविधान, एक निशान और एक प्रधान क्यों नहीं आता? जब आप नॉर्थ ईस्ट में, आपकी जो नॉर्थ ईस्ट की असेंबली का बना हुआ कानून भी कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में अप्लाई नहीं होता है, जब तक कि वो डिस्ट्रिक्ट कमेटी जो है वो उसको अप्रूव नहीं करती, आप मूव नहीं कर सकते हैं। भाई टाइम हमारा टाइम अलग है, आपका टाइम हम नहीं लेंगे। आप बैठिए प्लीज, हमारा टाइम अलग है और आपका टाइम हम नहीं खाएंगे। मुझे ये बताएं आपका वो नारा जो है, अरे भाई एक संविधान, एक प्रधान, एक निशान, एक स्लोगन था, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं उसको नहीं मानता। वो एक आदमी का नारा था, वो कोई नेशन का नारा नहीं था, वो एक फर्द का नारा था, एक फर्द की सोच थी। हम उस पर नहीं यकीन करते हैं। हम कहते हैं कि हर रियासत को आजादी दी जाए और इंटरनल ऑटोनॉमी दी जाए, हर रियासत को अलग कॉन्स्टिट्यूशन दिया जाए। जिस तरह अमेरिका में हर स्टेट का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, हर स्टेट का अपना फ्लैग है, हमें भी दिया जाए। क्यों नहीं दिया जाएगा हमको? कौन सा अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ये? इसमें कौन सी अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात है? कहां लिखा है? कहां लिखा है मुझे बता दो आइन के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन में कहां लिखा है ये? कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहीं नहीं लिखा है। कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहीं नहीं लिखा है कि एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा। कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहीं नहीं लिखा है कि एक झंडा होगा। कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहीं नहीं लिखा है कि एक फ्लैग होगा। बहुत सारी रियासतें हैं जिनका अपना आज भी फ्लैग है। बहुत सारी रियासतें हैं जो आज भी अपने फंक्शन में अलग फ्लैग अपना रखती हैं। मैं बता सकता हूं आपको। मैं कहता हूं, मैं चाहता हूं, मुझे बताओ ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल कैसे है? हमने सुना था तुझे मिर्ची लगे तो हम क्या करें, वो इन पे बड़ा फट पैदा है। अब इनको मिर्ची लगती है, क्या करें? सच्चाई को समझो, मुझे ये बताओ, हजम करो, उठाओ नीचे, बोलो आप। कितनी रियासतों को अपना फ्लैग है? आज भी, आज की डेट में भी। मुझे ये बताओ, मैं चाहता हूं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वापस हो। मैं चाहता हूं जम्मू कश्मीर का आइन वापस हो, जम्मू कश्मीर का फ्लैग वापस हो। मैं आज भी चाहता हूं ये। इसमें कोई गैर आईनी बात नहीं है। कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं लिखा है। मुझे एक जगह बता दो कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि इस मुल्क का सिर्फ एक फ्लैग होगा, एक आइन होगा। बताओ मुझे। आप कहते हैं कि स्पेशल स्टेटस नहीं है, आप कहते हैं कि स्पेशल स्टेटस नहीं है, आप बता दो कहां लिखा है ये? ये आपका नारा हो सकता है, हमारा नारा नहीं है। ये आपका नारा हो सकता है, हमारा नारा नहीं है। इसके बाद मैं बजट पे भी आऊंगा। एक बेहतरीन बजट बेसिकली इज अ रिकंसिलिएशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। बैठ गए हैं सर। मैं ऑनरेबल स्पीकर सर, हाँ, मेरे काबिल दोस्त अजीज जज साहब को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपका हमें इस हाउस में जो बात आप रखें उसका हमारे नए MLAs उसका फायदा उठा सके।
ये कब तक आप नफरतें जो है पुराने भी आपके नफरतों की बात को छोड़ो, बैठिए, नफरतों की बात को छोड़ो और देश को तोड़ने की बात मत करो। आप ये देश से बनिए। मैंने पहले जल्दी कहा था, ये मत करिए, ये मत करिए, ये आप क्यों तोड़ना चाहते हैं? आदत बन गई, आपकी आदत बन गई है। हो गया। सलाचा साहब, सलाचा साहब, सलाचा साहब, बैठिए। अब हो गया। कंक्लूड करें आप, कंक्लूड करें। प्लीज कंक्लूड। इरफान साहब तशरीफ रखिए। इरफान साहब, मैं बीजेपी के मेंबरान से गुजारिश करता हूं, मैं गुजारिश करता हूं, जहां मैंने गलत बोला होगा, आपकी जब बारी आएगी मुझे आइन खोल के मुझे बता दीजिएगा, मैं आपसे माफी मांगूंगा कि आइन में कहीं ये लिखा है कि रियासत की अपनी पहचान के लिए झंडा नहीं हो सकता नेशनल फ्लैग के साथ, तो मैं माफी मांग लूंगा। अगर आइन में ये कहीं लिखा है, सुनिए आप प्लीज आप सुनिए, आप बैठिए आप यार। अरे यार, कभी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ भी लिया करो। आप तो उस पर यकीन भी नहीं करते। आपको तो कॉन्स्टिट्यूशन पे यकीन भी नहीं। चलिए बोलिए, हम खत्म करें। मुझे पता है जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो लोग इस कॉन्स्टिट्यूशन पे यकीन ही नहीं करते, जो लोग ये चाहते हैं, वो लोग ये कहते हैं, जो लोग ये कहते हैं MLA लाठिया साहब और श्यामलाल शर्मा साहब और ये अपना सेकुलर कमलनाथ गुप्ता साहब यहाँ बैठे हैं, तीनों एक्स मिनिस्टर हैं, और ये खुद 2-2 झंडे लगा के उसमें गाड़ियों में चलते थे। अगर इनको नहीं अच्छा लगता था तो उतार देते, उसमें क्यों नहीं उतारा? अब उधर जाके कहते हैं झंडा लग गया। ये नहीं चलेगा, ये दुगलीबाजी नहीं चलेगी। आप दुगलीबाजी करते हैं, दुगलीबाजी नहीं चलेगी। उसमें क्यों नहीं उतारा आपने? हमें ज्ञान देते हो। आपका इतना था, आप कहते थे कि झंडे दो नहीं होंगे, आपने उतार देना था, क्यों लगाया? श्यामलाल जी, पवन जी, आपने क्यों लगाया? चलो ये तो पुराने, आप तो नए थे। सलाठिया साहब और श्यामलाल शर्मा साहब तो उसमें नहीं थे। अभी तो आप ताजा थे PDP के साथ, उसमें आप PDP के साथ चल रहे थे। अब आपको मर्जी लगती है। ये झंडे से फिर नफरत मत करिए। ये झंडा जम्मू कश्मीर का था। नहीं सर, इनको जवाब देना जरूरी है। गुमराह करते हैं पूरे हाउस को, लोगों को गुमराह करते हैं। खुद जब ये पावर में थे 2 झंडे लगा के घूमते थे, आज कहते हैं एक झंडा। साड़ी बारी आई तो रंग मुक गया, तुम्हारी बारी सब कुछ चलेगा। ये 2 चीजें नहीं चलनियां। कोई बात बोले, खत्म करें अब तकरीर। सर प्लीज, आई विल रिक्वेस्ट that the interrupting time shall be excluded from my kitty. You have already taken your time. Oh no, sir, I have not yet taken. I have not touched the budget. I'll still repeat my stand. I need my constitution back. I need my flag back along with the national flag. Second, so far as budget is concerned, this is one of the most balancing budget. करिए, बाकआउट करिए। We want 370 back. We want our flag back. There is no compromise on it.
We want our dignity back. माइक ऑन करो यार। आपको नहीं चाहिए, आपको नहीं देंगे। सर दिस इज अ पॉइंट ऑफ ऑर्डर। बैठिए सर let me finish now because I am running out of time. की बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं इनको बताना चाहता हूँ, neither this is a constituent assembly and he has challenged the basic structure of the Constitution of India. This is not allowed in this house to challenge the basic structure of India. Sir, what do you know about the basic structure? Do you know anything about the basic structure? That every state should have a basic structure. Every state should have a. Do you know anything about it? Sir, this is highly objectionable. This is not a basic structure of the Constitution. Don't teach me. मैं object करता हूँ। सर, आप इस हाउस पे अगर ये जाने देंगे, तो ये रिकॉर्ड आप पूरा गंदा करेंगे। इसको एक्सप्लेन करिए। So far as budget is concerned, दो झंडे लगाते थे, नहीं लगाते थे? आप बोलो हाउस में नहीं लगाते थे, क्यों 2 झंडे लगाते थे? अब ये बोलो तो क्या हो गया? बैठो आराम से सुनो। अगर वो बात रखने दीजिए। आप अपनी जब बात रखेंगे, जब बोलेंगे तब बोलिए ना। आप क्यों तो उनको टोक रहे हैं? आपको इतनी नफरत होगी आज, जब खुद उसमें पावर बरत रहे थे। और ये पवन गुप्ता साहब उसमें फाइनेंस का बजट लेके आते थे, यहाँ पढ़ते होते थे। आज भूल गए सब कुछ। Sir, Honorable Speaker, sir. बंद किया जाए। Honorable Speaker, sir. So far as allocation of the funds, so far as allocation under different sector is concerned, within the constraint, Honorable Finance Minister has tried his best to serve the different sectors, particularly. Let them go out, sir. सर एक बार देखिए सर शर्मा जी, अब मेरा सुनिए। मैं सुनूँ शर्मा जी, प्लीज। हाँ प्लीज। मैं बताऊं। एक मिनट मैं सुनूंगा पहले कि आप क्या कह रहे हैं। मैं सुनूंगा पहले। आप बैठिए, एक ऑनरेबल मेंबर बोले। प्लीज आप खामोश करें। आप बोले क्या करते करते आप। जनाब एक डिप्टी सीएम साहब खुद प्रमोट करते हैं, ही इज अ मिनिस्टर। हम आपका कहना मान रहे हैं, एक चाहते ही नहीं। मेरी बात सुनिए, अपनी सीट पे अपनी सीट। मेरी बात सुनो, यू आर अ चीफ ऑफ द पार्टी, आप पार्टी की जान हो, आप उधर बैठो अपनी सीट पे। आप अपनी सीट पे बोले ना, इसको बोलने दीजिए। आप अपनी सीट पे, मेरी बात मर्यादा है ना मत कीजिए। मेरी बात सुनिए प्लीज आप मेरे पास। सिंह साहब आप बैठे, मेरी बात सुनिए। वी आर डिस्कसिंग द वेरी इंपॉर्टेंट जो हमारा आज एजेंडा है, ये है हमारी स्टेट का जो बजट आया है। हम चाहते हैं कि आप कंट्रीब्यूट करें कि हमारा कैसे होगा, कैसे आगे बढ़ेंगे, क्या आप सुझाव देना चाहते हैं गवर्नमेंट को, ताकि यहाँ से गुर्बत इफलास दूर हो सके। और पॉलिटिक्स तो होगी काफी। आई विल रिक्वेस्ट द ऑनरेबल मेंबर्स, जो इस वक्त सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के ऊपर बोलो, और जब भी किसी को बोलना होगा वो मुझे परमिशन लेके बोलेगा, खुद खड़ा नहीं होना। ये कोई पंचायत नहीं है। आई थिंक चीफ विप साहब, सिट डाउन प्लीज। सर चीफ विप ऑन फ्लोर। चलो सर, इशू ये है, द इशू मैटर ये है, ऑनरेबल जज साहब कह रहे हैं कि एवरी स्टेट शुड हैव 2 स्टेट्स एंड 2 कॉन्स्टिट्यूशन। एमएलए साहब, ऑनरेबल एमएलए साहब, दिस इज ऑब्जेक्शन। इस रिमार्क को एक्सपंज कीजिए
वो क्यों नहीं, क्यों सर? इट इज सर, आप बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन के स्ट्रक्चर को इज्जत दामे देंगे सर? इसके मेरी बात सुनिए, लॉरेंस साहब नथिंग रिकॉर्डिंग। आप बैठिए। वो जो हमारे खान साहब हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं। ही इज नॉट ए ऑर्डिनरी पर्सन, ही इज लॉयर। और अगर सी कॉन्शियस, इफ योर माइंड इज टेलिंग दैट यू आर रॉन्ग, नो प्रॉब्लम टू हैव अ सॉरी, हैव अ चेंज योर लैंग्वेज। बैठो, आप बैठो। वो कहेंगे आप कह रहे कंटिन्यू करो। ये खुद ही बोलेगा। प्लीज सर, so far as अगर कोई आपको ठेस पहुंची है इस वर्ड से, वो एक्सपेक्ट करेंगे हम। बैठिए। oh no sir, अगर ठेस पहुंची मेरी बात सुनो। अगर ठेस पहुंची है, कंडीशनर रखा। अगर ठेस पहुंची है, चलिए आप बैठिए। मैं एक्सपेक्ट नहीं किया। मैंने कहा अगर ठेस किसी चीज से पहुंची है तो हम एक्सपेक्ट करेंगे। आप सुनते नहीं हो। मैंने कहा अगर ठेस पहुंची है, मेरी बात सुनो। मेरी बात सुनो। आपके मेरी बात ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर, आई टोल्ड मेरा सुनिए। मैंने कहा अगर ठेस पहुंची है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया। ठेस नहीं पहुंची है, कहाँ एक्सपेक्ट होगा? मैंने ऐसा जुमला इस्तेमाल किया जो आपको भी सेटिस्फाई करेगा, इनको भी करेगा। मैंने कहा अगर ठेस पहुंची होगी इनके कुछ चीज से, वो एक्सपेक्ट करेंगे, वो किताबें करेंगी, वो ये हमारा रिकॉर्ड करेगा। एक्सपेक्ट करिए। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया। मैंने कहा अगर ठेस पहुंची। सर, थैंक यू ऑनरेबल स्पीकर, थैंक यू वेरी मच। मैंने इंश्योरेंस बनाया, मैंने नहीं किया रूलिंग। सर, इस बार मुझे लगता है कि इसको इशू नहीं बनाना चाहिए था। ये मुल्क उतना ही मेरा है जितना उनका है, और कॉन्स्टिट्यूशन उसी की ओथ मैंने भी ली है जिस कॉन्स्टिट्यूशन की ओथ उन्होंने ली है। और कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहीं नहीं लिखा है कि हम दूसरी रियासत की ऑटोनॉमी मांगना जो है वो आईनी है। मेरी बात ये डिबेटेबल है। अगर कहीं लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में, मैं बताऊंगा, मुझे बता दो। देयर आर इन आवर कंट्री, देयर आर 371, देयर आर सर्टेन स्टेट्स, वास्ट स्पेशल स्टेटस है। और अगर there are certain states are which are demanding special flag, constitution, separate constitution उठेगा, वो इसमें तय करेगा। मैंने कहा अगर अब आपने उसको रिवाइव करना है, अपने ऑर्डर को, रूलिंग को रिविजिट करना चाहते हैं, तो हाउस में मेरी बात सुनो ना आप। मेरी बात सुनिए। मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने कहा अगर इसमें ऐसा कोई चीज है जो आपको हर्ट करता है, वो मैं एक्सपेक्ट करूंगा। ये मैंने बोला, मैं स्टैंड हूं उसके ऊपर। मैंने ये नहीं किया और क्या डिसाइड किया। चलो आई एम ग्रेटफुल। मेरे ख्याल में यहाँ कुछ लोग जो एमएलए बैठे हैं वो समझते हैं कि हिंदुस्तान सिर्फ हमारा है। जितना हिंदुस्तान आपका है उतना ही मेरा है, जितना आपको प्यारा उतना मेरा भी है। और मैं एक रिस्पॉन्सिबल आदमी, मैंने 17 साल जुडिशियल ऑफिसर रहा हूं। मैं आज वकील हूं, सुप्रीम कोर्ट में भी वकालत करता हूं, हाई कोर्ट में भी करता हूं। विद ऑल माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एट माई बैक, आई विल स्टिल से कि वक्त आ गया है कि जिस तरह हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन था, आज नहीं है। It was purely a federal constitution except at the time of emergency, except at the time of war. और ये भी डिस्कस हुआ उस वक्त जब कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में ये चीजें डिस्कस हुई। बहुत सारी स्टेट्स ने अलग कॉन्स्टिट्यूशन मांगे थे, बहुत सारी स्टेट्स ने अलग फ्लैग भी मांगे थे, और कुछ स्टेट्स के अपने फ्लैग आज भी हैं, जो नेशनल फ्लैग। और अभी यहां से हमारी एक मोहतरमा एमएलए साहिबा कह रही थी ये हमारा फ्लैग। अरे भाई, ये आपका फ्लैग नहीं, ये मेरा फ्लैग भी है, ये मेरा फ्लैग भी है।
प्लीज आप बैठे, आप सुने ना, ये मेरा झंडा भी है। आपने कहा ये मेरा, आपके 15 मिनट हो गए तो आपका नहीं है, ये मेरा झंडा भी है, ये मेरा। आप तो इस झंडे के खिलाफ रहे हैं उमर साहब। अपने अल्लाह के लिए मांगो कुछ। खान साहब, मुजफ्फर साहब, अपने अल्लाह के लिए डिमांड करो कुछ। मैं बजट पे आता हूँ सर, पता है सबको। फॉर द फर्स्ट टाइम मैं बजट पे, प्लीज मैं बजट पे आता हूँ फॉर द फर्स्ट टाइम। फॉर द फर्स्ट टाइम हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने डेली वेजेस का जिक्र किया बजट के अंदर। क्या हम इनको रेगुलराइज करेंगे? हम पॉलिसी बना रहे हैं। वेलकम सब्जेक्ट, इट इज अ वेलकम सब्जेक्ट। Independent member or he's a NC member? I am independent. No, independent हूँ मैं। बताऊंगा। मैं इंडिपेंडेंट हूँ। I am supporting the government. मैं बताऊंगा ना आपको, शर्मा जी मैं बताऊंगा। एक्चुअली ये हुआ, अरे मैं बताऊंगा। आप सुनिए ना, आप सुनिए। एक सुनिए आप। एक्चुअली ये जो हमारे ये मेरी बात सुनो आप। मेरी बात सुनिए शर्मा जी, मेरी बात सुनो। एक्चुअली ये हुआ है, मेरी बात सुनिए, ये है 5 मेंबर। मेरी बात सुनो आप you have posed a question to me. I will say you. एक मिनट चले। Now nothing will be here. Now is a deputy secretary chair. बैठे आप बैठे, बताऊंगा। ये जो हमारे एक वहां नहीं कुछ नहीं होगा रिकॉर्ड। एक मिनट मैं बताऊंगा आपको। ये हुआ जो इंडिपेंडेंट मेंबर है, इन्होंने कहा कि हमारे साथ इंसाफ नहीं हो रहा है। इन्होंने आपस में इन्होंने मशवरा ये किया कि हम नहीं बोलेंगे साहब, हमारा टाइम एक मेंबर को दीजिए। कि अगर मेरे 8 मिनट है और 5 मेंबर है 40 मिनट, इन्होंने डिवाइड किया। नो इंडिपेंडेंट मेंबर विल बी स्पीक, कोई करेगा रिप्रेजेंटेटिव या 2, तो इन्हें आपस में किया है। आपस में क्या करेंगे हम? करे कंक्लूड आपस में किया है। आज उन्होंने सिलेक्ट किया है सर, फाइनेंस मिनिस्टर ने सर उसमें 20 मिनट तो आपने ज़ाया किए, वो आपका कटेंगे। इनका टाइम कटे है। सर एक जो स्पेशल फीचर इस बजट का है, जो मुझे लगता है एक स्पेशल फीचर है इस बजट का, वो ये है कि बॉर्डर एरियाज के 1000 कुछ विलेजेस को इस बार क्या गया है उनको डेवलप करने के लिए। मैं लास्ट में मैं एक पॉइंट पढ़ूंगा, एक पॉइंट कोट करूंगा। गुप्ता साहब, शुक्रिया। मैं एक सिर्फ बोलूंगा, ऑल दैट इज गोल्ड डज नॉट ग्लिटर, not all who wander are lost, the old that is strong does not wither, deep roots are not reached by the frost, from the ashes of fire shall walk on, light from the shadows shall spring. सुनील बारजवा साहब, आपका मेंबर बोल रहा है कि ये फेडरल स्ट्रक्चर था, ये कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1 है। India, that is Bharat, shall be a union of states. And I challenge you, there is no flag and no constitution. ये बोलते हैं आजादी से पहले मांग रहे थे। चलिए, ये आजादी से पहले क्या क्या मांग रहे थे, ये भी मांग रहा था वो। ये महाराजा के टाइम की बात बता रहे हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद सर मुझे कि आपने नहीं अलाउ नहीं होगा, मैं अलाउ नहीं करूंगा। पहले आपने उल्लंघन किया, आप खुद ही खड़े हो गए। चलिए
धन्यवाद स्पीकर साहब कि आपने मुझे बजट पे अपना बोलने का मौका दिया और बड़ा इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट बजट होता है और मुझे लगता था कि बड़ा हाउस इस चीज को सीरियसली लेगा, मगर यहाँ हर चीज पे बात होती है एक बजट को छोड़ के, और तकरीरें उस साइड से भी हुई इस साइड से भी हुई, तो लिहाजा मुझे कुछ बजट इस तरह लगा कि आंकड़ों की जादूगिरी में सच को यूं छुपाया गया, कि आंकड़ों की जादूगिरी में सच को यूं छुपाया गया, एक वेंटिलेटर पे पड़े इंसान को दौड़ता हुआ बताया गया। और ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने एक शेर से स्टार्ट किया कि बोझ भी भारी है और सफर भी जारी है, और वो सफर जारी है क्योंकि ये सफर उर्दू का नहीं, ये इंग्लिश वाला सफर है। चाहे वो डेली वेजर हो, चाहे वो कैजुअल वर्कर्स हो, चाहे वो रेबरे खेल के लोग हों, चाहे वो म्युनिसिपैलिटी के वर्कर्स हो, चाहे वो स्कूल्स में कुक हो, चाहे वो हमारे कंट्रेक्चुअल लेक्चरर हो हायर एजुकेशन में, उनके लिए ना तो रेगुलाइजेशन पॉलिसी ना कोई कंक्रीट स्टेप इस बजट में देखने को मिला। तो बजट ऑल टुगेदर इज वेरी डिसअपॉइंटिंग, इज होपलेस, is a visionless statement of disconnected facts. It's a visionless statement of disconnected facts जिनका जमीनी सतह पे कोई मेल नहीं खाता। और हमारे जो बच्चे हैं जो कॉलेज में लेक्चरर हैं, चाहे वो नेट है, चाहे वो पीएचडी है, चाहे वो गेट है, 10-10 साल से वो वहां नौकरियां कर रहे हैं, उनकी रेगुलाइजेशन के लिए कोई पॉलिसी नहीं है। और मोर पेनफुल एंड डिसपॉइंटिंग इज द फैक्ट, मोर पेनफुल एंड डिसपॉइंटिंग इज द फैक्ट कि बजट हैज नो मेंशन हाउ टू रिहैबिलिटेट आवर कश्मीरी पंडित्स बैक इन द वैली, how to bring sit down please, sir, बैठो don't make mockery, nothing will be recorded, मैंने दिया कुछ नहीं होगा। जिनको कश्मीर उनके घरों से भगाया गया बैक इनटू वैली, कुछ नहीं, कोई नहीं, वो चलो अलो करिए, मेरी बात बोलिए। मेरी विधानसभा में एक एक्सीडेंट हुआ, एयरलिफ्ट करने की जरूरत है, तो यहाँ आप डायरेक्शन दे कि अगर उसको एयरलिफ्ट किया जाए, क्योंकि सीरियस मैटर है, तो उसको एयरलिफ्ट करने की जरूरत है। तो ये कहाँ पे हुआ है? राजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, जीएमसी राजौरी में, उधर आगे बता दो। देखिए हो गया, मैंने डायरेक्शन दे दी, हो जाएगा। एयरलिफ्ट भी करना पड़ेगा, एयरलिफ्ट भी कराओ इनको। चलिए आपको देना, मेरी बात सुनो इफ्तिकार साहब, मेरी बात सुनो। ये चीजें होती हैं जब कोई डिबेट करता है, यू कैन सेंड मी स्लिप, यहाँ शोर में पता ही नहीं चलता आपको क्या बोलना है। आप मुझे लिखते मेरे कॉन्फ्रेंस में एक्सीडेंट हुआ है, मैं इमीडिएटली आपको अलो करता, लेकिन जब शोर में मैंने सुना नहीं, मैंने कहा आप इसको कुछ तो ढकाना चाहिए। ठीक है सर, and more disappointing and painful is the fact that this budget do not find any mention that how they are going to rehabilitate Kashmiri Pandits, which as those who have migrated to other parts of India. उसके बारे में कोई रिहेबिलिटेशन पॉलिसी, उनको कैसे घर वापसी की जाए, इस बजट में बिल्कुल मेंशन उन्होंने किया नहीं। और जब हम फैक्ट्स और फिगर्स की बात करें, और when we try to analyze budget in more depth, we find कि टोटल जो बजट है वो लगभग 1,13,767 करोड़ का है, और आउट ऑफ दैट ओनली 29% इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। मैं हाउस को बताऊं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जो लॉन्ग टर्म एसेट जिस पे हम क्रिएट करते हैं, चाहे वो रोड्स, ब्रिजेस, टनल्स, वो हम बनाते हैं, मगर उसके लिए एक सिर्फ 29%
बजटरी एलोकेशन है और उसको अगर प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड देखा जाए उसमें से भी 7,809 करोड़ रुपीस इज रीपेमेंट ऑफ डेट। तो जो इफेक्टिव हमारे पास कैपिटल एक्सपेंडिचर बचता है दैट इज 25,318 करोड़, मतलब 20%। जो 29 की फिगर बजट में आ रही है वो 20% से भी कम है। और लास्ट ईयर जो बजट एस्टिमेट थे कैपिटल एक्सपेंडिचर के, उससे भी इस बार 2,000 करोड़ कम कैपिटल एक्सपेंडिचर इस बजट में मेंशन किया है। तो जो उमर अब्दुल्ला साहब ने बात कही कि हम डेवलप्ड इकोनॉमी बनाएंगे, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, व्हेन यू आर स्पेंडिंग सो लेस, हाउ यू थिंक दैट यू आर गोइंग टू मेक जम्मू कश्मीर ए विकसित जम्मू एंड कश्मीर। और फिर ये जब बात पैसे की आती है तो ये कल ही बजट स्पीच में इन्होंने बोला कि हमने टनल्स बनाए, हमने रेलवेज बनाई, हमने हाईवेज बनाए। तो मैं हाउस के ध्यान में ये लाना चाहूं कि जितने भी कैपिटल एसेट्स जम्मू कश्मीर में बन रहे हैं, इट्स ए विजन ऑफ मोदी गवर्नमेंट। वी वांट टू मेक इंडिया ए विकसित कंट्री बाय 2047 एंड उस रेस में हाउ वी कैन कन्वर्ट जम्मू कश्मीर इनटू ए विकसित जम्मू एंड कश्मीर, वो प्रयास सेंट्रल गवर्नमेंट का रहता है। तो उसकी वजह से चाहे वो हाईवेज हो, टनल्स हो या कैपिटल एसेट्स हो, यहाँ पे बनते हैं। मुझे एक बात हाउस बताए कि जो दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे है उसमें यूटी गवर्नमेंट का क्या योगदान है, या जो 2 रिंग रोड्स बन रहे हैं उसमें क्या योगदान है, जोजिला टनल में पैसा कहां से आ रहा है, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने ओपन किया, इट इज कंप्लीटली सेंट्रल फंडेड प्रोजेक्ट। इसके अलावा सेंटर हैज रिसेंटली एलोकेटेड मोर देन 10,000 करोड़ रुपीस फॉर 19 हाईवेज इन जम्मू एंड कश्मीर। तो जो ये विकास जम्मू कश्मीर में हो रहा है, इट्स ड्यू टू इंटरवेंशन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। उसमें अपनी सरकार का कोई योगदान नहीं है जो इन्होंने बहकान अपनी स्पीच में किया। उस स्पीच में भी आप पाएंगे कि मोर और लेस रीब्रांडिंग और रीपैकिंग की गई है जो पैसा सेंटर से हमारे यूनियन टेरिटरी को मिलता है। इसके अलावा एक और चीज बड़ी देखने को कल मिली कि PMGSY रोड, यहां से कुछ साथी बोल रहे थे कि हमने सैंक्शन करवाए, मगर मैं इनके ध्यान में लाऊं कि PMGSY इज ए मैंडेट ऑफ द सेंटर, उसमें स्टेट्स का कोई योगदान नहीं है। और उसके तहत जो अलॉटमेंट फर्स्ट है लगभग 4,200 करोड़ रुपीस जम्मू कश्मीर के लिए सैंक्शन किया, जिसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहूंगा मोदी सरकार को और सेंट्रल गवर्नमेंट को। और जो नेक्स्ट अलॉटमेंट है लगभग 13,200 करोड़ की, उसका भी जो सैंक्शन आएगी वो सेंटर से आएगी। उसमें आप PMGSY रोड्स के ना क्रेडिट अपनी गवर्नमेंट को मत दें, क्योंकि पैसा सेंटर से आ रहा है। मेरी बात ये बढ़ जाइए, इधर बोलो। ये भी कहते हैं RDSS भी इन्होंने चलाई और सब कुछ इन्होंने चलाया। मेरा कहने का तथ्य ये है सर कि ऑफ द टोटल अमाउंट जो बजट एस्टिमेट है, जो टोटल बजट एस्टिमेट है, उसमें से लगभग 51% शेयर जब सेंटर से आता है, तो मैं पूछना चाहता हूं कि 70 साल में आपने कौन सा ऐसी फाइनेंशियल इंजीनियरिंग की कि जो सेंटर पे हमारी डिपेंडेंस है उसको आप कम कर पाए। और ये बात करते हैं, इनफैक्ट जो शासकीय में अभी पैसा आया, किसी भी MLA को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया, किसी भी MLA से बात नहीं हुई। तो ये जो ओवरऑल विजन है, ये किस ओवरऑल विजन है कि जम्मू कश्मीर को विकसित बनाएंगे, जम्मू कश्मीर को बनाएंगे। जम्मू कश्मीर एक सेकंड पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन सर, बोलना चाहते हैं अगर ऑनरेबल MLA साहब ये ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं कि MLA का कोई भी रोल नहीं है,
न पीएमजीएसवाई में न किसी स्कीम में। तो ये फिर रिकॉर्ड में आ जाना चाहिए कि अगर एमएलए का कोई रोल नहीं है तो आज के बाद फिर क्या जरूरत है इनको कॉन्फिडेंस में लेने की, पूछने की। अगर कोई रोल ही नहीं है तो फिर क्यों पूछे। शायद मैं उसको क्लियर दुरुस्त करिए आप। मैं उसको क्लियर करता हूं, शायद इन्होंने ध्यान नहीं दिया होगा। मैंने फंड्स की बात की, कि ये जो सारा पैसा है ये सेंटर से आता है। शासकीय का पैसा भी सेंटर से आता है, 90% पैसा सेंटर से आता है। तो उसका बखान करने की यहाँ अपने क्रेडिट में जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। और ऑनरेबल स्पीकर साहब, एक मिनट सर, ये बात जो कह रहे हैं, सेंटर जो हमें पैसा देती है वो हमारा स्टेट शेयर होता है ना, और सेंटर और दोनों को मिलकर ये काम करना होता है, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। कल ऑनरेबल सीएम साहब ने इस बात को क्लियर कहा कि हमने दोनों ने मिलकर करना होता है। तो इसलिए ये जो बात कह रहे हैं, एक साइड कह रहे हैं कि हमें जो सब कुछ, सर चेयरमैन साहब, डोंट डाउनग्रेड योर हाउस। चेयरमैन साहब, हाउस के बगैर नहीं होगा, हाउस के मेंबरों के बगैर कुछ नहीं होगा। हाउस इज सुप्रीम, मेंबर इज सुप्रीम। एक मिनट मैंने कहा सर, ये बार बार क्या बताते हैं, दिल्ली से आता है, दिल्ली से आता है, दिल्ली से आता है, फिर क्या, कहाँ से लाएंगे पैसा? ये क्या मतलब है इनका? दिल्ली से आता है, कोई एहसान आता है क्या? हम टैक्स नहीं देते हैं? हमारे जम्मू कश्मीर के लोग टैक्स नहीं पे करते हैं। इनको खुद बताइए कितनी स्कीमों पे टैक्स देते हैं खुद। और ये जो स्कीमें हैं, ये जो पीएमजीएसवाई हो, नाबार्ड हो या कोई और स्कीम हो, इनका स्टेट शेयर जाता है। प्रोजेक्ट यहाँ से बनते हैं और जब अप्रूवल आती है ये कहा जाता है कि इतने प्रोजेक्ट अप्रूव हुए, इसमें इतना पैसा दिया गया है। कोई एहसान नहीं है, ये बार बार मत बोला करिए, मेहरबानी करके बार बार मत बोला करिए, ये कोई एहसान नहीं है। तो बिला वजह की चीजें बताते हो, बार बार मत एहसान जताया करो, एहसान मत जताया करो बार बार। आप दिल्ली से दिल्ली से दिल्ली से, जैसे कोई एहसान है। एक मिनट, ये ऐसा एहसान कर रहे हैं, जरा यार बात करने दो यार। ये कह रहे हैं हिंदुस्तान से पैसा आता है, हिंदुस्तान से, फिर पाकिस्तान से आएगा? हम इस मुल्क के रहने वाले हैं, हिंदुस्तान से पैसा आएगा और पूरी रियासतों को दिया जाता है। ये यही नहीं है सर, एक मिनट। पीएमजीएसवाई रोड्स की बात की इन्होंने। जब तक ना एमएलए यहां बैठ के स्कीम बनाएगा, हम एक जनों के पीछे होते